मम्मा के अंतिम दिनों के बातें सुनाऊंगा, क्योंकि कईयों को ये मालूम नहीं होंगी। मम्मा को अप्रैल 64 में हम लोग बॉम्बे में थे, और मधुबन से मम्मा हमारी पंजाब और ये सब जगह पर चक्कर लगाते लगाते कानपुर पहुंच गए थे। कानपुर के अंदर गर्मी की शुरुआत थी, अप्रैल के दिन थे, और अचानक हमारे पास कानपुर से फोन आया। हमको ये बताया गया कि कल यहाँ पर मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया, मम्मा को छाती पर गांठ दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग चिंतित हो गए, और हम लोगों ने कानपुर के अंदर एक वहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ कुछ विचित्र लगती है, उसके बारे में मातेश्वरी जी को बम्बई भेजना चाहिए, और वहाँ जाकर के टाटा हॉस्पिटल के अंदर इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इन्होंने बताया, कानपुर वालों ने हमको, कि हमने बाबा से बात किया है। बाबा ने कहा है कि पहले मम्मा आबू आए, और आबू आने के बाद बाबा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बाबा नक्की करेंगे, और उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। तो मुझे ये बात जची नहीं। मैंने कहा बाबा से बात करूं मैंने कानपुर वालों को कहा कि मैं अभी, उस जमाने में ट्रंक कॉल टेलीफोन बहुत रेयरली, अभी तो क्या होता है, कुछ भी होता है दिन में 10 बार हम लोग फोन करते हैं। उस जमाने में तो रेयरली कभी कभी फोन होता था। तो हमने कहा कि मैं अबू में फोन करता हूँ और बाबा से बात करता हूँ, और उसके बाद आप मम्मा की टिकट अबू की बुक करना। तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों में तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका डायग्नोस होना चाहिए। शायद वहाँ कानपुर का डॉक्टर गलत भी हो सकता है, और अगर सच भी है तो भी जल्दी करने से, ट्रीटमेंट करने से बहुत कुछ फायदे हो सकते हैं। मैंने मधुबन में फोन लगाया, उस जमाने में अर्जेंट फोन होते थे, लाइटनिंग कॉल तो अभी उस टाइम पर आया नहीं था, खाली ऑर्डिनरी और अर्जेंट फोन। तो अर्जेंट फोन लगाया, बाबा फोन पर आए। मैंने बाबा को कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे मालूम पड़ा अपनी मम्मा को क्या हुआ है? मैंने कहा हाँ मालूम पड़ा। तो बाबा आप आबू में क्यों बुलाते हैं? आप मम्मा को बॉम्बे भेजो ना डायरेक्ट कानपुर से। तो बाबा एकदम गंभीर हो गए। बाबा ने कहा मैं तो चाहता हूँ वहां पर भेजूं, परंतु मम्मा को रखूं क्या बॉम्बे में? विश्व महारानी लक्ष्मी बनने वाली के लिए बॉम्बे में बाबा ने कहा कि रहने की जगह नहीं है, और ऐसे ऑपरेशन के टाइम पर कहाँ रहेंगी? तो मैंने कहा क्यों आपको ये प्रश्न क्यों होता है? मुझे समझ में नहीं आता है। हमारा घर है, हमारे घर में रहेंगी। पहले भी इस प्रकार से रही हुई है, 8 मास रहे, और भी उसके बाद 2 मास रहे, और इस प्रकार से हमारे घर में आकर के रहेंगे। कहा आपका पुराना घर तो अभी चला गया है, छोड़ दिया है। तुमने कहा जो भी है, घर के अंदर अगर माँ किसी की बीमार होती है तो माँ को कोई धर्मशाला में छोड़ने को जाता है क्या? वो तो घर में ही एडजस्टमेंट करके, घर के ही अंदर तैयारी करके संभाल के पूर्वक रखते हैं। मैंने बाबा कहा नहीं, परंतु फिर भी मम्मा को कैसे होगा? तो फिर हमने बाबा को याद किया कि अभी बाबा के सामने वकालत करनी है। तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये बात आपकी सही है, थोड़ी मम्मा को इनकन्वीनियंस होगी, परंतु उसके सामने में एक बात है कि हमारे घर में डॉक्टर है, और आपके ही मुरली में हम सुनते हैं कि पेशेंट के लिए डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। हाँ, भगवान के बाद मरीज के लिए सहारा होता है तो डॉक्टर होता है। तो हमने कहा कि मम्मा की ऐसी बीमारी के समय पर तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हमारे लौकिक बहन जो है वो तो 24 घंटा घर में रहेंगी, और उसके कारण वो उनका ध्यान रखेंगे, और हम आपको गारंटी देते हैं कि मम्मा को कोई भी प्रकार की अंश मात्र भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और मैंने कहा कि आप दादा विश्व किशोर को आज ही भेज दीजिए, कल सुबह वो पहुंच जाएंगे। मम्मा की ट्रेन जो है अगर आज निकलेंगे तो कल दोपहर में 1 बजे तक पहुंचती है, उसके पहले दादा विश्व किशोर आ जाएंगे, हम आगे का कारोबार करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत ही, ये तेरी बात जो है बहुत अच्छी बात है। बाबा के सिर पर ये जो बोझ था कि हमारी मम्मा ऐसी बीमारी के समय पर कहाँ रहेंगी, वो बाबा ने
बाबा के ऊपर जो बोझ था वो तूने दूर कर दिया। बाबा इसका तुझे एक्स्ट्रा मदद देंगे। मैंने कहा बाबा हमको ये मदद नहीं चाहिए। घर में माँ बीमार होती है तो उसकी हम तो सेवा करते हैं, तो उसमें मदद की क्या जरूरत है, ये तो हमारी फर्ज है, ये हमारी फर्ज अदाई है। हाँ, जिसको कहते हैं ना, हम अपना ऋण जो है, अपना कर्तव्य जो है वो हम अदा कर रहे हैं। हमको बाबा इसका एक्स्ट्रा मदद नहीं चाहिए, ये तो हमने हमारी फर्ज बजाई है। हमारी जैसे कि लौकिक माँ जो है, इस प्रकार से ये भी हमारी विश्व मातेश्वरी है। इस प्रकार से बाबा ने कहा कि ठीक है, आप कानपुर वालों को बोल दो। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरा कौन सुनेगा। जब आपने पहले बोल दिया है कि कानपुर कानपुर वालों को आबू में भेजो, आप फोन करेंगे तो आपका सुनेगा, मेरा कोई नहीं सुनेगा। बाबा ने कहा ये बात भी सही है, मैं भी फोन करता हूँ, आप भी फोन करना, पर आप कहना मेरे नाम पर, क्योंकि बॉम्बे से कानपुर जल्दी मिलेगा। आबू की टेलीफोन लाइन तो जो है ना, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, अनुभवी है आबू की टेलीफोन लाइन। तो अभी तो काफी फिर भी अच्छी हुई, उस जमाने में तो एक ही टेलीफोन था, टेलीफोन नंबर 2-3, उसके अलावा कोई टेलीफोन भी नहीं था। हमने कानपुर में फोन कर दिया, बोल दिया कि बम्मा का ऐसे बाबा ने कहा वह हमारे घर पे रहेंगे और बॉम्बे आने की टिकट बुक कर दो। इन्होंने कहा हम कैसे आपकी बात को माने। मैंने कहा कि ये बात सही है, आप हमारी बात को नहीं मानेंगे और आपको नहीं मानना चाहिए मेरी बात को, क्योंकि मम्मा है, मम्मा के जीवन की बात है, ये बीमारी की बात है। तो बाबा आपको फोन कर रहे हैं तो आप फोन बंद नहीं, अपने और कोई बातों में एंगेज नहीं रखना, इसी फोन पर आपको आ जाएगा। 15-20 मिनट में बाबा का भी फोन लग गया, बाबा ने बोल दिया। और फिर मैंने कानपुर वालों को बोला था कि बाबा का फोन आ जाए, इसके बाद आप हमको कंफर्म करना कि आप मम्मा को बॉम्बे भेज रहे हैं या आबू भेज रहे हैं। बाबा का फोन आ गया, कानपुर वालों ने हमको फोन किया कि हम टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट मिल जाएंगी। और दूसरे दिन दादा विश्व किशोर भी आ गए और सब कुछ बंदोबस्त हमारे घर के अंदर, हमको जो भी एडजस्टमेंट करना था, फर्नीचर, एक 24 घंटा मिल गया। उस 24 घंटे में हमने सब बातों का बंदोबस्त कर दिया। करके दूसरे दिन लेने को गए तब हमारी जमुना बहन जो है, बम्मा की ब्राह्मणी जो थे, उन्होंने बताया अरे हम तो परेशान हो गए ट्रेन में। मैंने कहा क्या हो गया। कहा सारी रात बिजली नहीं थी, फर्स्ट क्लास में थे, उस जमाने में एसी तो था नहीं, फर्स्ट क्लास में थे, परंतु फर्स्ट क्लास में बिजली नहीं, पंखा नहीं, अंधेरे में ही सारी रात वहां से निकले। कानपुर से झांसी जाना पड़ता था, झांसी से फिर पंजाब मेल में बॉम्बे आते थे। ऐसा कुछ गाड़ी का चक्कर था। हवाई जहाज तो थे नहीं उस जमाने में इतने, अभी तो हो गया है, लखनऊ बॉम्बे हो गया है, उस जमाने में तो था भी नहीं। तो कहा सारी रात मम्मा परेशानी, पसीना पसीना, गर्मी के दिन। तो उन्होंने कहा अभी क्या कर सकते हैं। फिर मतलब मम्मा को लेके गए घर पे और फिर सोचते थे हमको क्या करना चाहिए। दादा विश्व किशोर के साथ हमने नक्की किया था क्या करना चाहिए। हमारे कजिन ब्रदर जो है, उनकी टाटा हॉस्पिटल के अंदर वहाँ के एक डॉक्टर जस्सावाला के साथ उनका परिचय था। तो हमने उनके द्वारा डॉक्टर जस्सावाला से फ़ोन किया कि आपके हॉस्पिटल का, क्योंकि बाबा ने एक बात सिखाई थी कि कोई भी काम करो ना तो बड़े को पकड़ना, बड़े के द्वारा काम करते हैं तो सहज हो जाता है, छोटे से नहीं, ऊपर से नीचू, नीचू से ऊपर मत जाइए, ऊपर से जो बड़े से बड़ा हो उनसे बात करना चाहिए। तो हमने सुबह ही नक्की कर लिया था। तो सुबह ही हमने पूछा था तो बताया डॉक्टर पे मास्टर करके है, वो टाटा हॉस्पिटल का, जैसे अपने अशोक मेहता अभी थोड़े साल पहले रिटायर्ड हो गया चीफ सर्जन के रूप में, ऐसे डॉक्टर पे मास्टर वहाँ के चीफ सर्जन थे। उनसे हमने मुलाकात रखी शाम को, वो भी आ गए, उनको बुला करके लेके आए हमारे घर पे। मम्मा भी आ गई थी दोपहर में, फ्रेश होकर के हम मम्मा के कमरे में डॉक्टर पे मास्टर, दादा विश्व किशोर और मम्मा की ब्रह्मणी और हमारी बहन के, हम तो बाहर बैठे रहे। और उसके बाद आकर के बताया, बाहर निकलने के बाद डॉक्टर पे मास्टर ने, कि ये गांठ जो है लगती है कैंसर की है। तो मैंने डॉक्टर पे मास्टर को कहा डॉक्टर आप ऐसे नहीं बोलिए, आप बायोप्सी टेस्ट कराइए। आप मालूम है किसके बारे में बोल रहे हैं, हमारी संस्था के आधार स्तंभ ये है, हम सबकी मातेश्वरी है और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में ये सारी बातें हैं। और आप ऐसा बोलते हैं, प्लीज थिंक ट्वाइस, बायोप्सी जब तक नहीं होती तब तक ऐसा मत बोलिए।
डॉक्टर पे मास्टर मेरे सामने देख करके ऐसा बोलता है कि मिस्टर शाह, अंग्रेजी में बोला, दिस इज माई 40 years एक्सपीरियंस। 40 साल से मैं इस प्रकार की गांठ को देखते आया हूँ, इस प्रकार की जो है मेलिग्नेंसी जो है उसको मैं देखते आया हूँ, और इस प्रकार की गांठ जो है ना वो कैंसर की ही होती है। मेरा 40 साल का अनुभव है। हाउ कैन आई डिनाई माई एक्सपीरियंस? मैं मेरे अनुभव को, अनुभव जो मेरा है उसके आधार पर कह रहा हूँ, मेरा अनुभव ये है। मैं कैसे कहूँ कि मेरा अनुभव ठीक नहीं है? मेरा 40 साल का अनुभव, मेरी सारी जिंदगी कैंसर के पेशेंट के साथ गई है। हमने कहा ठीक है, फिर भी हम आते हैं कल आपके हॉस्पिटल में उनको दाखिल करने के लिए। हॉस्पिटल में गए, दूसरे दिन दादा विश्व किशोर और हम दोनों गए, एडमिशन फॉर्म भरा। उसके अंदर पहला सवाल आया, उनकी आमदनी कितनी है? मम्मा की आमदनी कितनी है? मम्मा की तो खुद की तो कोई कमाई तो थी नहीं। हमने कहा 0। तो इन्होंने कहा तो 0 है तो भी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? यहाँ आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा हम बैठे हुए हैं ना, आपने तो पेशेंट की आमदनी पूछी, हम लोग सब बैठे हुए हैं ना, आप जितना भी खर्च कहेंगे इतना करने लिए तैयार है, परंतु पेशेंट की आमदनी कितनी है? वो 0 है। तो कहा आप सबकी कितनी भी आमदनी, हमको पेशेंट के आमदनी के आधार पर नक्की करना होता है कि उनका हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कितना होगा, ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा, ये सारा ही खर्चा कितना होगा हम उनके खुद की आमदनी के आधार पर नक्की करते हैं। आप सबकी आमदनी के आधार पर नहीं। आप भले लाखों रुपया खर्च करने लिए तैयार हो, परंतु पेशेंट का तो हमने कहा 0 है। तो इन्होंने लिख दिया फ्री, ऑपरेशन फ्री। रहने के लिए उन्होंने पूछा किस में रहेंगे? हमने कहा फर्स्ट क्लास में। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास भी फ्री में कर दिया, ऑपरेशन भी फ्री, डॉक्टर पे मास्टर का भी फ्री, सब कुछ फ्री हो गया। इन्होंने कहा ये पेशेंट तो हमने पहली बार ऐसा देखा जो फर्स्ट क्लास में जाता है परंतु उसकी आमदनी 0 है। हमने कहा हकीकत यही है, आपने हमारी सबकी आमदनी का नहीं पूछा हुआ है, पेशेंट की खुद की आमदनी है। वो हमारे लिए जो है, हमने हंसते हंसते कहा ये विश्व महारानी, विश्व की लक्ष्मी बनने वाली, परंतु संगम युग में उसकी आमदनी 0 थी। ये कितना कॉन्ट्रास्ट। एक जमाने में मतलब सतयुग के अंदर सारी लक्ष्मी जो उसको कहते हैं वो सब उसके पाँव में होंगी, उसके हाथ में होंगी। ऐसी विश्व महारानी श्री लक्ष्मी की संगम युग के अंदर जब वो उसने पूछा तो हमने कहा उनकी खुद की आमदनी 0 है। बहुत हमको भी शौक लगा कि हम कैसे कहे कि सतयुग की कमाई तो बहुत होती है ना, हम सबकी भी बहुत सी कमाई होती है, परंतु हम स्थूल में तो दिखाई नहीं पड़ती है। मम्मा की बहुत कमाई होती है जिसके कारण वो विश्व महारानी बनी, इतनी कमाई, परंतु 0 लिखना पड़ा। फिर 2 दिन के बाद मम्मा को हॉस्पिटल में लेके गए, ऑपरेशन फिक्स हो गया। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के टाइम पर वो आए, मैंने और दादा विश्व किशोर ने नक्की किया था कि हम ऑपरेशन थिएटर में हम दोनों लेके जाएंगे, ऑपरेशन का जो वार्ड बॉय जो होता है ना वो उसको लेके नहीं जाएंगे। तो इतने में उन्होंने वार्ड बॉय जो लेने के लिए आए थे उनको कहा कि ठहरिए, इसके पहले एक लड़की का ऑपरेशन है, उसको भी इस प्रकार की गांठ है और उसका बायोप्सी करना है, और अगर बायोप्सी में उसको कैंसर निकला तो उसका लंबा चलेगा, नहीं तो उनका तो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए कि जैसे, क्योंकि उसके बाद में हम वहाँ खड़े रहे ऑपरेशन थिएटर के बाद, तो बाद में मालूम पड़ा उसके बायोप्सी करने के लिए भेजा तो रिपोर्ट आया उसको कैंसर नहीं है। हमने कहा ये तो शकुन तो बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर ये इसके पहला पेशेंट का कैंसर नहीं निकला तो मम्मा का भी नहीं निकले तो बहुत ही अच्छा है। पीछे हम दोनों अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, मम्मा को छोड़ करके हम बाहर आए, ऑपरेशन के बाहर खड़े रहे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने टिश्यू निकाला, ऊपर लेबोरेटरी में भेजा और रिपोर्ट आया। वो अंदर जाता है उसके पहले हम बाहर खड़े थे ना, हमारी बहन तो अंदर थी, अनिला बहन, उसने अंदर से आकर के बताया कि रिपोर्ट आया है, कैंसर है, मेलिग्नेंट ग्रोथ है। कैंसर को कहते हैं, मेलिग्नेंसी कहते हैं, तो वो कैंसरस है और इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। वहाँ से ही टेलीफोन, मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसके पास फोन करके रखा था कि हम आपको ऑफिस बताते रहेंगे,
आप माउंट आबू में 23 नंबर जो है उस नंबर पर फ़ोन करते रहना। हम वहाँ से सीधे ही हम जैसे मालूम पड़ा कि मैलिग्नेंसी है वो बाबा को बताया, फिर ऑपरेशन हुआ वो बताया, वो सारा ही बता करके जैसे जैसे ऑपरेशन बाहर निकले मम्मा आए वो भी बताया, और बताया कि सारा ही इस साइड का जो भी है वो काटना पड़ा, वो सारा ही जो भी अनिला बहन ने बताया, डॉक्टर ने बताया था, वो हमारे अनिला बहन अंदर ही थी, तो वो सारा ही बाबा को बताते रहे। सारा ही दैवी परिवार के सामने ये समस्या हम बड़ी बाबा के बारे में, मम्मा के बारे में आई, सब देखते रहे सुनते रहे और हम पीछे